हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो है पढ़ेंगे पॉलिटी की जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पिछली वीडियो में जो है हमने संविधान के स्रोत, संविधान संशोधन और अनुच्छेद और प्रस्तावना के जो है 50-50 एमसीक्यू कराए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है जो मैं करा रहा हूँ, ये आपकी किसी भी प्रतियोगी, किसी भी कंपटीशन की परीक्षा के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको जो है बहुत ज़रूरी और ध्यान से देखना, और वीडियो को आप जो स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि स्किप करने से जो है आपको जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना एमसीक्यू में, वो आपकी मिस हो जाती है। ठीक है ना, तो प्लीज़ उसको स्किप मत किया कीजिए। इससे जो है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि थ्योरी तो मैं करा नहीं रहा हूँ। अभी तो एमसीक्यू चल रहे हैं, तो एमसीक्यू के अंदर भी मैं काफ़ी थ्योरी आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम जो है अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने अगली क्लास पर। ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 6 है, मौलिक अधिकार। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? तो देखिए, संविधान के जिस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो भाग है भाग 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार का ही दूसरा नाम क्या है? मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार का ही क्या दूसरा नाम क्या है? मैग्ना कार्टा। और मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो कौन से भाग में है? भाग 3 में। देखो, इससे आपके कई क्वेश्चन तैयार हो गए हैं ना एक क्वेश्चन से ही। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से, नागरिकता से, मौलिक कर्तव्य से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से? तो मैंने अभी बताया भाग 3 का संबंध जो है किससे है? मौलिक अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? जो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 1 से 4 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर 2 165 से 70 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर 3 36 से 51 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर 4 12 से 35 अनुच्छेद। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार का जिस अनुच्छेद में उल्लेख है वे है हमारे 12 से 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है, 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? जो मौलिक अधिकार है में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो दिए हैं? ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4 9। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो कुल मौलिक अधिकार हैं वो है हमारे 6 मौलिक अधिकार। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मौलिक अधिकार जो हैं ये जब मूल अधिकार था, मूल संविधान था, तो इनमें जो मूल अधिकारों की संख्या थी हमारी 7 थी। जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो संविधान लागू होते समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। उसमें जो है हमारे जो है बाद में एक से मौलिक अधिकार जो हमारा खत्म कर दिया गया, वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया। जब ये खत्म हुआ तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 रह गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा 6। तो अब इस बात का ध्यान रखना, अगर ये पूछे मूल संविधान में, मूल संविधान में, ठीक है ना, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है ना, और ये पूछे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6। अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो संपत्ति का अधिकार जो खत्म हुआ था, ये हुआ था 300 ए, अनुच्छेद 300 ए के तहत। संपत्ति का अधिकार जो खत्म किया गया था वो करा गया था अनुच्छेद 300 ए के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 7। तो देखो, जब संविधान बना था
तो उस दौरान जो मूल संविधान में जो थे हमारे, वो थे हमारे 7 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार या फिर जीवन का आधार। तो देखना, हमारा शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है और राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान जो लगता है, तो हमारे बहुत सारे जो हैं मूल अधिकार जो अपने आप ही समाप्त कर हो जाते हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वे हमारे ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है ना? वो कौन कौन से हैं और किस भाग में हैं? तो इनका जिस अनुच्छेद में अनुलेख है, वे अनुच्छेद है हमारे 25 से 28, 20 से 21, 29 से 30 या फिर 19 से 20। तो देखिए, वे अनुच्छेद है हमारे 20 से 21। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? देखिए, अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के 2 सिद्धि अधिकार है। कौन सा? अपराधों के 2 सिद्ध अधिकार। इसका मतलब है, जब तक जो भी मुजरिम होगा जिसको पुलिस पकड़ के लाएगी, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो सकता, उसे सजा नहीं दे सकते। ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 21 के अनुसार जो है जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जीवन की स्वतंत्रता, इसका भी जो है, इस मूल अधिकार को भी जो है समाप्त नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। तो हमारा जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे ये 2 मूल अधिकार समाप्त नहीं होंगे, इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? जो मौलिक अधिकार है उनमें जो संशोधन किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, विधानसभा के द्वारा या फिर संसद के द्वारा? तो देखिए, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का अधिकार है वो संसद को है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, ए और दो दोनों पर या फिर संसद पर? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही जो है मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार है। ठीक है ना? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2। और संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, इन दोनों को मौलिक अधिकार लागू करने का दायित्व है। तो ए और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो कौन कर सकता है, या मौलिक अधिकारों में कमी खत्म कौन कर सकता है? किसको इसका अधिकार है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, संसद को? देखिए, संसद को संशोधन करने का अधिकार है। और न्यायाधीश को जो है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या हाई कोर्ट को, इनको जो है इसमें लागू करने का अधिकार है। ठीक है ना? प्रधानमंत्री को इनमें से दोनों में से किसी को मतलब कहने का है, ना तो दायित्व करने का अधिकार है और ना ही कटौती करने का अधिकार है मौलिक सब अधिकारों में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति जो है करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबन खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो, जब आपातकाल लगता है तो उस दौरान राष्ट्रपति शासन लगता है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार जो है स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो इसका जो अधिकार है, राइट है, इसके राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 23 से 24।
तो देखना अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता के अधिकार का उल्लेख है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। और 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 23 और 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं, या कि अनुच्छेद 23 और 24 में जो है नागरिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म धर्म की सॉरी है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए पहले ये समझ लीजिए हमारा अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 के अंदर जो है मानव की तस्करी, मानव तस्करी है ना, महिलाओं की खरीद या तस्करी, बच्चों की बिक्री, बच्चों की बिक्री से संबंधित जो है संरक्षण प्राप्त है। मानव तस्करी, पुरुषों की तस्करी, महिलाओं के साथ जो है मतलब महिलाओं को जो बेच देते हैं, या बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, या फिर बच्चों की बिक्री खरीद फरोख्त से संबंधित जो संरक्षण प्राप्त है वो हमें अनुच्छेद 23 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम से संबंधित है। ये किससे है? बाल श्रम से, बाल श्रम से संबंधित है। तो ये यही पूछ रहा है अनुच्छेद 23 और 24 में जो है नागरिकों के किस अधिकारों को वर्णित करते हैं। तो किस? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शिक्षा का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसमें धर्म का कोई नहीं है, स्वतंत्रता का कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार जो प्राप्त कर का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाती है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो देखिए अनुच्छेद 14, यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, अनुच्छेद 14। ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है हमारा यूपीपीएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में सॉरी, ठीक है ना, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 16। तो देखना ये जो संविधान में जो नौकरियों का समान अवसर का जो उल्लेख है वो हमारे अनुच्छेद 16 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 16। तो इसके अंदर जो कहा गया है, अनुच्छेद 16 के अंदर जो कहा गया है, राज्य सभी को नौकरी में समान अवसर प्रदान करेगा, और जो है राज्य धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन नंबर 1, 1 प्रकार की, ऑप्शन नंबर 2, 4 प्रकार की, ऑप्शन नंबर 3, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की, ऑप्शन नंबर 4, 8 प्रकार की। तो अनुच्छेद 19 जो है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा 6 प्रकार की। लेकिन ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है, ये देखो। पहली जो है भाषण या अभिव्यक्ति कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक सभा करने की, शांतिपूर्वक सभा करने की। संस्था या एनजीओ बनाने की, संस्था या एनजीओ। भारत में कहीं भी आने जाने की, आने जाने की या निवास करने की, या निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, हमारा कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की जो है स्वतंत्रता। सॉरी, ये होगी हमारी पांचवी, ये होगी हमारी छठी। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी जो है अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 56 या फिर अनुच्छेद 80। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता की जो अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है ना। तो इसमें जो है भाषण, भाषण की या अभिव्यक्ति की, है ना, भाषण या अभिव्यक्ति, व्यक्ति के अंतर्गत ही जो प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो है हमें अपने विचार रखने की, विचार को दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, ये अभिव्यक्ति में आ जाती है। तो अभिव्यक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 19 के तहत। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 17, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1990, ऑप्शन नंबर 2 1999, ऑप्शन नंबर 3 2000, ऑप्शन नंबर 4 2002। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है 2002 में शामिल किया गया। ठीक है, इससे पहले जो है शिक्षा का आधार क्या था? कानूनी अधिकार था, कानूनी अधिकार था हमारा। लेकिन इसके बाद ये है 2002 से ये हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 2002। क्वेश्चन नंबर 18, और हाँ एक चीज थोड़ा मिस हो गई। ये जो था हमारा, जो था शिक्षा का मौलिक अधिकार जो था, ये हमारा 21A के तहत है, अनुच्छेद 21A। और अनुच्छेद 21 में जो है जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 21A में जो है हमारा शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 58। तो देखो, यहाँ जो हमारा अनुच्छेद 24 है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का मतलब है जो चीज उपयोग में हम भोग सकें। ठीक है ना, ये होता है मतलब जो भी सुविधाएं हैं वे हम तक पहुंच सकें, इसकी स्वतंत्रता है का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 32 में या फिर अनुच्छेद 33 में। देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी में भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। तो हमारा ये होगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है।
और अनुच्छेद 32 को जो है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जो कहा है संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय, ये किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है अनुच्छेद 32 को, कि अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा और हृदय है, ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और एक चीज और, अगर हमें किसी वाद को या किसी विवाद को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में ले जाना है, तो वो किसके तहत ले जाएंगे? वो भी हम अनुच्छेद 32 के तहत ही लेके जाएंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 32 में जो है 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। उल्लेख है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय बताया। संविधान और अनुच्छेद 32 में ही जो है 5 प्रकार की रिट का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय कितनी तरह की रिट जारी कर सकता है? देखो मैंने भी बताया 5 प्रकार की। ठीक है ना, 5 प्रकार की रिट करने का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 32 में है। तो जहां जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को ही जो है रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है ना, रिट जारी करने का दोनों को ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो है अनुच्छेद 226 के तहत है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाने वाली रिट को क्या कहते हैं? जो न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को रिट जारी करता है उसको क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए न्यायालय जिस भी सार्वजनिक अधिकारी को रिट जारी करता है उसको बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश। इसमें जो है अगर कोई सार्वजनिक जो अधिकारी है अपना कार्य नहीं करने से मना करता है तो न्यायालय जो है उसे परमादेश जारी करता है, उसको इस रिट को जो परमादेश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले हमारा मूल अधिकार था, 7वां मूल अधिकार था, उसको जो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हमारे जो है 6 मूल अधिकार रह गए। तो किसके द्वारा समाप्त किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 45वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 48वें संविधान संशोधन के द्वारा। सॉरी ये में नहीं है, ये वे है ना। तो ये जो संपत्ति का अधिकार हमारा समाप्त किया गया था ये किया गया था हमारे 44वें संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 जहां हमारा करेक्ट आंसर होगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा संपत्ति का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। और इसमें जो है ये हमारा संपत्ति का अधिकार जो था ये हमारा 7वां मूल अधिकार था। और ये कब हुआ था संशोधन? 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा संपत्ति का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी जो है आपका यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 33 या फिर अनुच्छेद 23। तो देखिए ये जो दी गई है, ये दी गई है अनुच्छेद 23 द्वारा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, अनुच्छेद 23। 23वें का 23 ही आंसर। नहीं सॉरी ये गलत हो गया, 23 नहीं है, 33, अनुच्छेद 33 के द्वारा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 33।
क्वेश्चन नंबर 24, संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 33। तो संविधान ने जो संसद को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी बनाने की शक्ति दी है, वो दी है हमारी अनुच्छेद 35 के तहत। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 35। क्वेश्चन नंबर 25, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 34। तो हमारा 4 का आंसर यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, अनुच्छेद 34। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, संपत्ति का अधिकार का जो अब उल्लेख है वो भाग 12 में है। पहले भाग 3 के अंतर्गत आता था, क्योंकि भाग 3 में ही जो है हमारा मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख है। पहले ये मौलिक अधिकार था, इसको जो समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये फिर संपत्ति का अधिकार जो है भाग 12 में इसका वर्णन किया गया। तो ये जो वर्णित है हमारा, ये है 300A, सॉरी ये गलत हो गया ना, 300A, 300A में वर्णित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 300A। क्वेश्चन नंबर 27, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, इनमें से कोई नहीं। तो देखना, केशवानंद भारती मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, केशवानंद भारती मामला। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक नीति निर्देशक तत्व या निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, मतलब जिसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो, या कटौती करता है इसमें, हम तो उसमें जो है हम अदालत में जा सकते हैं उसके विरुद्ध। तो किसके विरुद्ध जा सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए नहीं। अगर राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित कोई समस्या आती है तो हम उसमें जो है न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है। इसका जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है। मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य के भी नहीं। तो ये होगा मौलिक अधिकार। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन कर, मतलब जो है उल्लंघन करता है उसका जो है, या फिर मौलिक अधिकारों की जो कटौती करता है ना, या फिर हमें जो है किसी प्रकार से मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उनसे हमें कोई वंचित रखता है, तो हम जो है उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय उसे दंड देगा जो भी इसके खिलाफ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत, है ना? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान ने जो हमें जिस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, वो जो अनुच्छेद है हमारे 12 से 35, है ना? और 12 से 35 जो है ये कौन से भाग में है? भाग 3, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में प्रदान किए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो मूलभूत अधिकार है, यानी मूलभूत अधिकार का मतलब है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के, यूके के, सोवियत संघ के, या फिर यूरोप के? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सांसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, वे संस्था तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं। देखिए, संस्था नहीं है, ये संसद है, ठीक है ना, संसद। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें संविधान संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, गलत, यह केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये करा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो जो है वे संसद
तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर है। यानी जहां भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो ऐसी कोई भी विधि मान्य नहीं होगी। ये संविधान में कहा गया है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी ऐसी विधि नहीं ला सकती जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सांसद उनमें समानता संशोधन नहीं कर सकती, वह निरपेक्ष एवं अमर्यादित है। ये लगता है ऊपर से घूम फिर के दोबारा यही क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये रिपीट हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 में के अंतर्गत राज्य हैं? अंतर्गत आते हैं, ये राज्य नहीं है, आते हैं। क्षेत्रीय गांधी आश्रम खादी भंडार, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो आता है वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज आता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य से सम्मिलित नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट होगा, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। निम्न में कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पटना विश्वविद्यालय, एक भगवान की मूर्ति। तो एक भगवान की मूर्ति, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 13 या फिर अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 13 के तहत हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। तो समता का अधिकार जो है द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार, समता अधिकार समझा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए हैं। यह है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 23 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 20 से अनुच्छेद 28 तक। तो देखो समानता के जो अधिकार हैं वो है हमारे, मतलब समानता का अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है समानता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या फिर आर्थिक समानता। तो समानता के मौलिक अधिकार में जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी शामिल है, सामाजिक समानता का अधिकार भी शामिल है, अवसर की समानता का अधिकार भी शामिल है, लेकिन आर्थिक समानता का अधिकार शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर और सुरक्षा प्रदान करेगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है इसमें कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, विधि के शासन का सार
तत्व भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट होगा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में जो है विधि के शासन का सार जो है इसके अंदर सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट होगा, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 43, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक या प्रतिमानित। तो वह है प्रक्रियात्मक। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, प्रक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 14 के तहत ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है? विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। ऊपर दिए गए तीनों अभिप्राय में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है? समानता के अधिकार का, निर्देशक तत्व का, स्वतंत्रता का अधिकार का, या फिर कल्याण की भावना का? तो समानता के अधिकार का। ठीक है ना, किसका? समानता के अधिकार का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक संविधान अधिकारों के किस वर्ग में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? देखिए, इसका आंसर जानने से पहले अगर आपने हमारी जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको जो आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 निम्न में से किसके एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्यों को नहीं देता है? वह है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, धर्म विशेष का वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, केवल इनमें से कोई नहीं। तो धर्म विशेष का वर्ग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, धर्म विशेष का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 49, उच्चतम न्यायालय के न्याय के निम्नलिखित में से किसी निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं? डीपी जोशी बनाम मध्य भारत राज्य, बालाजी बनाम मैसूर राज्य, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन, या टी देवदासन बनाम भारत संघ? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, या फिर सभी प्रकार की विषमताएं जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब ही यही है। ठीक है ना, सभी प्रकार की विषमताएं जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, और भी जो बहुत सारी चीजें जिनके साथ भेदभाव होता है उन सब के आधार पर जो है सारी की सारी सुविधाएं जो है समाप्त कर दी जाएं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे हम संविधान के किसी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।